अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 502 का लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 33 हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम आज नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने देखा था वहाँ पे एक हमें ग्राफ दे दिया जाता है, डायग्राफ, जिसे हम जी कहते थे। और हमने उसके जो है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स फाइंड करने थे। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करने हैं उसके लिए हमारे पास आज मेथड है जिसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जी टी फाइंड करना है, यानी कि अगर हमारे पास जी दे दिया गया तो हमने जी टी यानी कि उस जी का, उस डायग्राफ का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो जो ट्रांसपोज होता है उसका टाइम होता है v+c। तो ये आपने देख लेना, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आपका टाइम है ये आपके काफ़ी क्विज़ में आ जाता है, तो आपने हर एक का टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ अपने जहन में रख लेना है, या चाहे तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर लें या कहीं पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि जी टी हमने बनाना कैसे है। जैसे जो हमारे पास ग्राफ था ना, वो कुछ इस तरह था कि उसमें हमारे पास हमें मेंशन किया हुआ था कि आपका जो ए है वो रिप्रेजेंट, ए का एरो बी की तरफ था, बी का एरो सी की तरफ था और सी का एरो ए की तरफ था। इस तरह बना हुआ था। हमने क्या किया, हर एरो को उल्टा कर दिया। ए का बी की तरफ था तो बी का ए की तरफ कर दिया। इसी तरह जो है बी का सी की तरफ था तो हमने सी का बी की तरफ कर दिया। ए का सी की तरफ था तो सी का ए की तरफ कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ए का डी की तरफ था तो हमने डी से ए कर दिया। ये ए से जी की तरफ था तो हमने जी से ए कर दिया। यानी कि हमने सबको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, जितने भी एरोस थे सबको। तो हमारे पास उस बेस में उसके बाद जो ग्राफ आएगा, जो डायग्राफ बनेगा, उसको हम जी टी कहेंगे। यानी कि वो हमारे डायग्राफ, ओरिजिनल डायग्राफ का ट्रांसपोज होगा, जिसे हम जी टी कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है जी टी बन गया। अब हमने करना क्या है, उसके लिए नीचे चलते हैं। यहाँ उन्होंने आपके पास स्टेप लिखे हुए हैं। कहता है सबसे पहले आपने DFS रन करवाना है जी पर। ठीक है, जो आपका जी ग्राफ है उस पर आपने रन करवाना है और उनका जो फिनिश टाइम है वो आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने जी टी फाइंड कर लेना है। जी टी जब आपके पास आ जाएगा तो फिर आपने जी टी के अंदर जो वर्टिसेस होंगे उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने यानी कि सॉर्ट कर देना है। और उसके बाद आपने जीटी पर DFS चलाना है और देन आपके जो है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वो फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने जो जी है उसके ऊपर DFS चलाना है। ठीक है, और उनका फिनिश टाइम जो है सबका वो कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमें जो है वो जी दिया हुआ है। ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है जो मैं आपको बता रही थी। ये देखें, यहाँ ए जो है वो बी की तरफ आ रहा है और बी सी की तरफ, और इसी तरह ये जो है आपका पॉइंट, कि आपको शायद नज़र नहीं सही से आ रहा होगा, ये सी जो है ये ए की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था। अब क्या किया है कि इस ग्राफ पे हमने DFS चलाया है। पहला पॉइंट यही था ना, कि पहला पॉइंट था कि आपने क्या करना है कि आपका जो जी है उसके ऊपर आपने DFS रन करवाना है। तो और उसका जो है आपने फिनिश टाइम कंप्यूट कर लेना है। तो चलें यहाँ आते हैं। यहाँ हमारे पास ये जी है तो इसके ऊपर हम जब रन करवाएंगे तो आपको पता है सबसे पहले हम ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम ए को दे देंगे 1 नंबर। ए के बाद हमारे पास दो पाथ हैं, या तो हम ए से बी पे जा सकते हैं या हम ए से डी पे जा सकते हैं। तो हम ए से बी पे चले जाएंगे और जब हम बी पे आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम न्यू वर्टिक्स में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इसके बाद बी से हम या सी में जा सकते हैं या एफ में जा सकते हैं, तो बी से हम सी में चले जाते हैं, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। इसके बाद सी से आगे हम कहीं नहीं जा सकते। सी से एक ही कॉलम है जो हमें वापस 1 पे लेके जा रहा है। तो अगर हम वापस 1 पे इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी, तो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, हम यहीं से वापस जिस रास्ते से आए से, अगर तो हमें सी किसी नए वर्टिक्स पे लेके जा रहा होता फिर तो हम ज़रूर जाते। लेकिन ये हमें उसी वर्टिक्स पे लेके जा रहा है जिसे हमने हाफ विजिट कर लिया हुआ है, यानी कि जहाँ पे हम जा चुके हैं, बस वापस वहाँ पे नहीं गए। तो हम वापस अपने ही रास्ते से जाएंगे जहाँ पे हम आए हैं। तो वापस जाते हुए अब हमने यहाँ से वापस जाना है, तो यहाँ पे हम स्लैश लगा के 4 लगा देंगे। अब हम आगे बी पे। अब बी पे अगर आप देखें तो बी पे आपके पास एक और रास्ता है, इसलिए आप बी पे स्लैश लगा के नंबर नहीं लगाएंगे। तो बी पे जो दूसरा रास्ता है आप उधर आ जाएंगे एफ़। तो यहाँ हमने लास्ट जो लेटर था वो 4 लिखा था, डिजिट जो था, तो अब यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। एफ़ हमें कहीं और लेके जा रहा है, जी पे लेके जा रहा है, जी पे फिर हम 6 लिख देंगे। इसी तरह जी जो है वो हमें एच पे लेके, आई पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। और आई जो है वो हमें एच पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे।
अब अगर देखें तो आपका जो एज है वो आपको सिर्फ वापस आई पे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका पाथ फॉलो करने की तो ज़रूरत नहीं है। हमने वैसे भी अगर ये किसी नए डिजिट पे नहीं लेके जा रहा तो हम अपने रास्ते से ही वापस जाएंगे जिससे आए थे, ठीक है। अगर किसी नए डिजिट पे किसी नए वर्टेक्स पे लेके जा रहा हो तभी हम इसके जो पाथ को फॉलो करेंगे। तो अभी ये किसी भी नए वर्टेक्स पे नहीं लेके जा रहा है एज, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे /9 लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो वापस हम आई पे आ गए। आई भी हमें एफ़ पे लेके जा रहा है, लेकिन एफ़ क्योंकि नया वर्टिक्स नहीं है इसके अलावा कहीं भी नहीं लेके जा रहा, तो यहाँ भी हम / लगाएंगे। लास्ट डिजिट हमने 9 लिखा था, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और हम आ जाएंगे उससे पिछले वाले पे। उससे पिछला जी था और जी भी हमें कहीं और नहीं लेके जा रहा, तो यहाँ भी / लगा के 11 लिखेंगे और उससे पहले वाले पे। एफ़ भी हमें कहीं और नहीं लेके जा रहा, तो यहाँ पे / लगा के 12 लिखेंगे और वापस आ गए बी पे। अब बी हमें कहीं और नहीं लेके जा सकता। अब हमने उसके दोनों पाथ जो हैं वो फॉलो कर लिए हैं, तो इसका मतलब अब हमें बी से भी वापस जाना पड़ेगा। तो अब बी से वापस जाना है तो बी के साथ भी / लगाएं और एक नंबर लिख दें जो हमारा कमिंग नंबर आ रहा है 13, और हम आ गए वापस ए पे। अब देखें, अब ए पे हम फ़ौरन से / लगा के नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए का हमने एक पाथ फॉलो किया है, ए कभी रहता है, तो हम ए के दूसरे पाथ पे चले जाएंगे और यहाँ पे 14 लिख देंगे। इस तरह आपने इसे कंप्लीट कर लेना है। ये 14, उसके बाद यहाँ 15, फिर यहाँ पे 16 से वापस यहाँ 17 और यहाँ पे आके 18। तो आपके पास ये जो है टाइम स्केप बन गया इसका, ठीक है। उससे कहा था कि आपने जो है कंप्यूट करना है फिनिश टाइम, तो DFS चलाने से हमने इसका फिनिश टाइम कंप्यूट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास वो ये, उसने कहा था कि आपने क्या करना है, GT कंप्यूट कर लेना है। GT मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे हमने GT कंप्यूट कर लिया था, तो वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। उसके बाद अब क्या करना है कि आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देनी है वर्टेक्स की। तो ये आपके पास वर्टेक्स आए हैं, इन्हें आप इनकी सॉर्टिंग कर दें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखेंगे कि सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर इसी तरह होगा ना कि सबसे पहले आप बड़े वाला लिखेंगे उसके बाद छोटा। तो आपने जो है एंडिंग टाइम फिनिश टाइम चेक करना है। उसने हमें कहा था ना कि फिनिश, ये देखिए फिनिश टाइम के हिसाब से हमने इसे ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा फिनिश टाइम कौन सा है, 18 ए का है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए लिख देंगे। उसके बाद 18 के बाद फिनिश टाइम कौन सा बड़ा है, 18 लिख दिया। उसके बाद 17 सबसे बड़ा है, तो ये डी है, तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे। इसके बाद जो है 17 के बाद यहाँ 16 है, 16 का ई है, तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे। और 16 के बाद जो है हमारे पास 13 फिनिश टाइम सबसे बड़ा है, तो फिर हम यहाँ पे बी लिख देंगे। और 13 के बाद 12, इसलिए हम यहाँ पे एफ़ लिखेंगे। और फिर 11, 10, 9 यानी कि GIH, तो हमने GIH लिख दिया। और 9 के बाद आपके पास आता है यहाँ पे 4, तो हमने यहाँ C लिख दिया। तो हमारे पास जितने भी वर्टिक्स थे हमने उन सब को डिसेंडिंग ऑर्डर में फिनिश टाइम के हिसाब से हमने उन्हें अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये स्टेप भी हो गया। इसके बाद अब उसने क्या कहा था कि हमने GT लेना है और उसके साथ इसी अरेंजमेंट को लिख देना है, ठीक है ना। अरेंजमेंट देखें हमने जी वाले के साथ की थी, लेकिन अब क्या है कि हमने ग्राफ GT वाला ले लिया, लेकिन नीचे अरेंजमेंट जो है वर्टिक्स ऑर्डर वही लिख लिया। ओके हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं जो आपने फाइंड किए हुए थे वो वही रहेंगे, क्योंकि जब हम GT फाइंड करते हैं तो सिर्फ एरोज़ की डायरेक्शंस चेंज होती हैं, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट चेंज नहीं होते। और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हमने इधर फाइंड कर लिए थे, वो आपको मैंने पहले बताए हुए हैं स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे की जगह पे जा सकते हैं। हम ए से बी पे, बी से सी पे, सी से ए पे आ सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हों तो वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ सकते हैं। तो इसलिए ये कंपोनेंट है। इसी तरह इसके अंदर भी हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है ये एक कंप्लीट जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हो गया। और इसी तरह ये डी और ई पे हम एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो ये हमारा, तो ये 3 स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसकी तरह जगह पे आपने GT का ग्राफ लेना है और ये आपकी जो है ऑर्डर वही रहेगा नीचे वर्टेक्स का, और आपने अपने जो है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट फाइनल DFS आपके पास आ जाएगा, उन्हें आप पे सर्कल कर लेना है। तो ये हमारे पास यहीं तक था। ये आगे लीमा है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। उससे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन होती है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आप दूसरे चैनल से, अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखते हैं।
मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हमें सबसे पहले स्पैनिंग ट्री देखना पड़ेगा कि आखिर स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ होती है। देखिए स्पैनिंग ट्री कोई भी ऐसा ट्री ऐसा जो है आपके पास बना हो जिसके अंदर सर्किट ना बन रहा हो। जैसे मसलन हम कहें कि कोई भी इस तरह लाइंस हमारे पास बन रही हैं, ठीक है, इस तरह ट्री की फॉर्म में। लेकिन ट्री कब होता है? जब सर्किट ना बन रहा हो। अगर आपके ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं तो फिर ये ट्री नहीं रहेगा, फिर ये जो है ये इतना ये सर्कल बन गया, ये आपको पता है, ये हमारे पास जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वाली चीज़ आ जाएगी। तो जिसके अंदर इस तरह सर्किट ना बने, सिर्फ आपका जो ट्री बन रहा हो, ठीक है, इस तरह के आपके जो हैं ट्री की फॉर्म में बन रहा हो और नीचे फैलता जा रहा हो, तो उसे हम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। ठीक हो गया। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है? देखिए ऐसा स्पैनिंग ट्री हमारे पास जिसकी वेटेज जो है वो मिनिमम हो, तो उसे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री को एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमारे पास फार्मूला है, डब्ल्यू टी इज़ इक्वल टू समेशन है और डब्ल्यू यू वी है। ठीक है, ये इसकी बेस में u इंटू वी और ई टू टी लिखा हुआ है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के आखिर कैसे पता चले कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री आखिर क्या चीज़ है। तो आप यूँ कंसिडर कर लें कि आपको कोई एक सिटी दे दिया गया है और कहा गया है कि आपने इस सिटी के अंदर जो है पूरा एक कनेक्शन, सिटी के अंदर जितने भी घर हैं सबको आपने कनेक्शन देना है। टेलीफोन का कनेक्शन कर लें, ठीक है, तो या केबल का कनेक्शन कर लें, आपने सबको एक एक कनेक्शन देना है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी वायर जो है वो इस तरह बिछाएं, अपनी वायर का नेटवर्क इस तरह बिछाएं कि आपको मिनिमम कॉस्ट आए, आपका जो है कम से कम खर्चा हो और सारे घरों को कनेक्शन भी मिल जाए। तो वही वो जो आप कोशिश करेंगे मिनिमम कॉस्ट की, वो आपका जो है उसके हिसाब से जो आप स्पैनिंग ट्री बनाएंगे वो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इन्हें देखते हैं, इनसे हमें पता चल जाएगा। ये हमारे पास जो है ये आप समझ लें कि ये उन्होंने हमें एक घर जो है वो शहर दिखाया हुआ है कि शहर के अंदर आपके पास ये ए बी सी डी ई एफ जी ये कोई घर है, इन्हें आपने कनेक्शन देना है। ठीक है, तो ये सेम घर उन्होंने 3 जगह पे लिया, आई मीन सिटी, सेम सिटी जो है उन्होंने 3 जगह पे लिया हुआ है। तो देखिए आप इस तरह भी कनेक्शन कर सकते हैं, पहले ए से बी की तरफ वायर फैला दें, फिर आप बी से सी की तरफ वायर ले जाएं, सी से डी की तरफ वायर ले जाएं, और एक वायर आप जो है बी से ई और फिर जी और फिर एफ़ की तरफ ले जाएं। तो अब देखें ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये आप समझ लें कि कॉस्ट लिखी हुई है कि अगर आप जो है वो ए से स्टार्ट करके बी तक वायर बिछाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 4 रुपये आती है, और अगर आप बी से ई के दरमियान वायर फैलाएंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ आएगी। इसी तरह अगर ई से जी के दरमियान आपकी वायर आएगी तो फिर आपकी कॉस्ट जो है वो 6 रुपीज़ आएगी। ये आपकी कॉस्ट लिखी हुई है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी वायर को जो है वो इस तरह फैला दें, ठीक है, इस तरह भी आपके देखिए सारे कनेक्शन कवर हो रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप ए से बी को दे दें और इधर से जो वायर है वो सी, और इस तरह जो है आप कनेक्शंस दे दें। ठीक है ना, कनेक्शन का तरीका है ना, आपने बस सारे जो हैं वो घर कवर करने हैं, जिस तरह मर्ज़ी करें। इसी तरह ये देखें आप ए से बी और बी से डी इस तरह जो है इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी कॉस्ट जमा करें तो आपके पास इसकी कॉस्ट जो है वो 33 बनती है, और इसकी कॉस्ट जो है वो 22 बनती है, और इसकी कॉस्ट भी 22 बनती है। तो आप देखेंगे कि ज़ाहिर है अब आप इसे ही प्रेफर करेंगे, आप कहेंगे कि भाई जिसमें 22 कॉस्ट आ रही है मैं वही वाला ही प्रेफर करूँगा ना, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा है और काम वही कर रही है जो 22 वाला कर रही है, तो 33 वाले को क्यों प्रेफर करना है। तो यही चीज़ हमें बताई जा रही है कि इसे आप स्पैनिंग ट्री तो कह सकते हैं ये जो आपके पास बना है, लेकिन इसको आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं कह सकते। यानी कि ये आपके पास स्पैनिंग ट्री तो हो सकता है लेकिन नॉट एमएसटी, एमएसटी मीन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, लेकिन ये आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है और ये भी आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। यानी कि आप इन दोनों में से कोई भी मेथड ले लें अपनी वायर को इम्प्लीमेंट करने का तो वो सही होगा, लेकिन अगर आप ये लेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कैसे करें। मतलब यहाँ तो हमें जो है वो कोई 5-7 घर बता दिए गए थे, तो हमने ठीक है उन्हें ड्रा करके फाइंड कर लिया कि जी इस तरह,
लेकिन अगर घर जो है वो हज़ारों की तादाद में है या आपने एक पूरे कंट्री के अंदर अपना जाल बिछाना है, तो आप कैसे स्पाइनिंग ट्री बनाएंगे, मिनिमम स्पाइनिंग ट्री? तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप हाथ से ड्रॉ करने बैठे और उसके तो हज़ारों मेथड निकल आएंगे कि इस तरफ जाएं इस तरफ जाएं, तो आप कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए हमें कोई एल्गोरिथम चाहिए, ऐसा एल्गोरिथम जो हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करके दे दे। तो उसके लिए हमारे पास दो ग्रीडी एल्गोरिथम हैं, एक क्रूस्कल्स है और एक प्रिम्स है। तो इन दोनों को अभी हम यहाँ पे डिस्कस तो नहीं कर रहे क्योंकि आज का हमारा इतना ही लेक्चर है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।